आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। सिखों और मराठों के संबंध 1758 से 1806 तक मित्रवत सहयोग और राजनीतिक सैन्य महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुई अविश्वास के बीच लगातार बदलते रहे। हालांकि शिवाजी मराठा शक्ति के संस्थापक और श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा का गठन किया, दोनों ने औरंगजेब के अत्याचारी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। और जबकि सिखों का असली संघर्ष पंजाब में गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में जन्मा था, दोनों शक्तियां आपस में सीधे संपर्क में नहीं आईं, जब तक मराठों ने दिल्ली तक अपनी प्रभाव क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। इस समय तक जब मराठे अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच चुके थे, सिख जो मुगल और अफगानों के बीच में फंसे हुए थे, अभी भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने चौथे आक्रमण के दौरान पंजाब पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने छोटे बेटे तैमूर को लाहौर में उपराजा नियुक्त किया और अपने विश्वसनीय जनरल जहान खान को उसका उप संचालक बना दिया। अदीना बेग, जिन्हें जालंधर दोआब का फौजदार फिर से नियुक्त किया गया था, जब तैमूर और जहान खान द्वारा उत्पीड़ित किए गए तो उन्होंने सिखों से मदद मांगी। उनकी मदद से वह दिसंबर 1757 में उनके खिलाफ भेजी गई लाहौर की सेना को हराने ही वाले थे, लेकिन यह सुनिश्चित न होने के कारण कि सिखों की सेना कितनी बड़ी होगी जो जहान खान या खुद अब्दाली के नेतृत्व में भारी सेना का सामना कर सकेगी। अदीना बेग ने दिल्ली में स्थित रघुनाथ राव को अपने संयुक्त बल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रघुनाथ राव ने एक बड़ी मराठा सेना के साथ 1,00,000 रुपए प्रतिदिन की मार्च के लिए और 50,000 रुपए प्रति पड़ाव के लिए पेशकश की। 8 मार्च 1758 को रघुनाथ राव सरहिंद के पास पहुंचे, जहां अदीना बेग और उनके सिख सहयोगी उनसे मिल गए। सरहिंद की घेराबंदी की गई और 21 मार्च को शहर गिर गया और पूरी तरह से लूट लिया गया। सिख और मराठा गठबंधन जल्द ही लूट के वितरण को लेकर तनावपूर्ण हो गया। सिखों ने अपनी पहल और राजनीतिक भूगोल के ज्ञान के कारण लूट का सबसे बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन मराठा, जो पहले ही प्रतिदिन भुगतान प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने सैनिकों की संख्या के अनुपात में अपने हिस्से की मांग की। यह स्थिति अदीना बेग द्वारा सुलझाई गई, जिन्होंने दोनों के बीच शांति स्थापित की। साथ मिलकर मार्च करते समय किसी और संघर्ष को टालने के लिए यह सहमति बनी कि सिख मराठों से 2 कदम आगे रहेंगे। संयुक्त सिख और मराठा सेना ने 1758 को लाहौर पर कब्जा कर लिया। अफगान राजकुमार और उसके उपराजा ने उत्तर की ओर भागकर अपनी जान बचाई थी। रघुनाथ राव ने अदीना बेग को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और अटोक और मुल्तान में 2 छोटी सैन्य टुकड़ियां छोड़कर दिल्ली लौट गए। नवंबर 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपना 5वां आक्रमण किया और पंजाब में मराठा सेनाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को करारी हार दी। सिखों और मराठों का अगला संपर्क जनवरी-फरवरी 1765 में हुआ, जब दोनों ने जवाहर सिंह भरतपुर के पक्ष में नजीबुद्दौला रोहिला सरदार के खिलाफ युद्ध लड़ा। नजीबुद्दौला ने 1763 में दिल्ली में जाट शासक सूरतमल की हत्या कर दी थी। जवाहर सिंह ने अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए सिखों और मराठों की सेवाएं ली। 15,000 सिखों की सेना के नेतृत्व में सरदार जस्सा सिंह अहूवालिया ने 1765 को दिल्ली के उत्तरी बाहरी इलाके में रोहिला को हराया, लेकिन जवाहर सिंह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके क्योंकि मराठा कमांडर मल्हार राव, जो कुछ विश्वासघाती जाट अधिकारियों के साथ नजीबुद्दौला से गुप्त समझौते में शामिल हो गए थे, उन्होंने भरतपुर के शासक को शांति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अब जवाहर सिंह के पास मराठों से निपटने का एक और कारण था। उन्होंने मराठों द्वारा उनके भाई नाहर सिंह के पिता की गद्दी पर अधिकार प्राप्त करने में मदद की थी। अब उन्होंने लगभग 8,000 सिखों को अपनी सेना में शामिल किया और एक और आक्रमण किया।
मार्च 1766 को उन्होंने धौलपुर के पास एक युद्ध में मराठों को हराया और धौलपुर पर कब्जा कर लिया, जो पहले नाहर सिंह के कब्जे में था। जवाहर सिंह अपनी सिख सेना के साथ फिर मराठों के खिलाफ गोहद के जाट राजा की मदद करने गए। दोनों ने मिलकर मध्य भारत में मराठा क्षेत्र पर आक्रमण किया। जवाहर सिंह की जून 1768 में हत्या कर दी गई और उनके भाई रतन सिंह, जो उनके उत्तराधिकारी बने, उनकी भी अगले साल हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके सौतेले भाइयों नवल सिंह और रंजीत सिंह के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। सिखों ने रंजीत सिंह का समर्थन किया, जबकि नवल सिंह ने मराठों और रोहिलों को अपनी मदद के लिए आमंत्रित किया। 24 फरवरी 1770 को एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठा घुड़सवारों को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नवल सिंह ने विजय प्राप्त की और सिखों को पंजाब की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अब सिख पंजाब के मालिक थे। मराठों ने भारत में सबसे मजबूत शक्ति के रूप में अपनी फिर से पहचान बनाई थी। ग्वालियर के प्रमुख महादजी सिंधिया ने जनवरी 1771 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और नाम मात्र के मुगल सम्राट शाह आलम II, जो पहले ब्रिटिश सुरक्षा में इलाहाबाद में रह रहे थे, जनवरी 1772 के पहले सप्ताह में मराठों के संरक्षण में सम्राट के रूप में दिल्ली लौटे। महादजी को नवंबर 1784 में मुगल साम्राज्य का वकील मुतलक नियुक्त किया गया। उनका मुख्य कार्य देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करना और सम्राट को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना था, जो मुख्य रूप से भूमि के राजस्व से आता था। सिखों के लिए अहमद शाह अब्दाली की 1772 में मृत्यु के बाद विदेशी आक्रमणों का खतरा समाप्त हो गया था और इसके बाद उन्होंने दिल्ली के उत्तर और गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में भूमि की लूट शुरू कर दी थी। इस कारण इन क्षेत्रों से मिलने वाला राजस्व दिल्ली तक पहुंचने में लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया था। इसके बाद पूर्व मुगल साम्राज्य के आखिरी हिस्से की भी सिखों के आक्रमणों से सुरक्षा नहीं रह गई थी। महादजी सिंधिया ने सिखों को कूटनीति के माध्यम से जीतने की कोशिश की। उन्होंने कई एजेंट के जरिए सिखों से बातचीत शुरू की और बेगम समरू को अपनी ओर किया, जिन्हें जागीर दी गई। 9 मई 1785 को सिखों के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें सिखों ने गंगा दोआब और अन्य भूमि पर सुरक्षा शुल्क छोड़ने पर सहमति जताई। बदले में विभिन्न सरदारों को 10 लाख रुपए की जागीर दी गई। दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करने पर भी सहमत हुए और सिखों ने ब्रिटिश और अवध के नवाब की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। हालांकि यह संधि 1 महीने से भी कम समय तक चली और जून 1785 में सिखों ने गंगा दोआब में सुरक्षा शुल्क वसूलने के लिए प्रवेश किया। दिसंबर 1785 में खुशाल सिंह सिंहपुरिया ने पटियाला के राजा साहिब सिंह की भूमि पर कब्जा किया, जिसे बाद में राजा साहिब सिंह ने मराठों से मदद लेकर पुण्य प्राप्त किया। जनवरी 1786 में जिंद के राजा गजपत सिंह के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई में भूप सिंह ने अपने भाई भगत सिंह के खिलाफ मराठों से मदद मांगी और बदले में सफी दौरी मराठों को सौंप दी। अप्रैल 1789 में महादजी सिंधिया ने अपने जनरल राणे खान और अलग बहादुर को सिखों और पटियाला के दीवान नानू मल से गठबंधन करने के लिए भेजा। नानू मल ने शक करते हुए सतलुज से मदद मांगी और 12,000 सिख उनकी मदद के लिए पहुंचे। नानू मल ने शांति की पेशकश करते हुए 4 लाख रुपए का वार्षिक कर और 2 लाख रुपए सेना के खर्च के रूप में दिए। 15 अप्रैल 1789 को राणे खान ने पटियाला के पास भुनछेरी में सिखों के साथ संघर्ष किया, अतः एक समझौता हुआ जिसमें भगेल सिंह को बड़ी जागीर दी गई, यह शर्त रखते हुए कि वह सिख प्रमुखों को मराठों पर हमला करने से रोकेंगे। सतलज के पार के राज्यों ने सिंधिया की सर्वोच्चता स्वीकार की और कई सरदारों को जागीरें दी गई। हालांकि यह संधि भी लंबी नहीं चली और मार्च 1790 के बाद सिखों ने लूटपाट फिर से शुरू कर दी। केवल फरवरी 1794 में मराठों ने बेगम समरू की मदद से सिखों के सहारनपुर पर कब्जा करने के प्रयास को विफल किया। महादजी सिंधिया का 12 फरवरी 1794 को निधन हो गया और दौलत राव सिंधिया ने उनकी जगह ली।
सितंबर 1795 में नाना राव ने सिखों से कर वसूलने की कोशिश की, लेकिन हार गए। जॉर्ज थॉमस ने मराठों के लिए सिखों से लड़ाई की और कई सफलताएं प्राप्त की। 1798 में वह मराठा सेवा छोड़कर स्वतंत्र प्रमुख बने। 1801 में सिख प्रमुखों ने पेरॉन से मदद मांगी, जिसने जॉर्ज थॉमस को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। हालांकि मराठों की यह छोटी सी विजय तब समाप्त हो गई जब ब्रिटिशों ने भारत में अपनी शक्ति को स्थापित किया। दौलत राव सिंधिया ने 1 नवंबर 1803 को लासवाड़ी की लड़ाई में हारने के बाद ब्रिटिशों को दिल्ली, आगरा, गुड़गांव, रोहतक और हिसार जिलों को सौंप दिया और ब्रिटिशों ने गंगा यमुना दोआब पर भी कब्जा कर लिया। सिखों और मराठों के बीच अंतिम संपर्क 1805 में हुआ, जब इंदौर के मराठा प्रमुख जसवंतराव होलकर को ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने हराया और उनका पीछा करते हुए पंजाब में प्रवेश किया। वहां उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी से मदद मांगी। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने प्रमुख सिखों से परामर्श करने के बाद, जिसे सरबत खालसा की आखिरी बैठक कहा जाता है, केवल होलकर और ब्रिटिशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। इसके परिणाम स्वरूप 2 संधियां हुई। पहली 1 जनवरी 1806 को लॉर्ड लेक और सरदार पटत सिंह आहलूवालिया द्वारा हस्तक्षरित, जिसमें होलकर को पंजाब छोड़ने की शर्त रखी गई। दूसरी संधि 11 जनवरी 1806 को ब्रिटिशों और जसवंत राव होलकर के बीच हुई, जिसमें होलकर ने चंबल नदी के उत्तर में अपने अधिकारों को त्याग दिया और ब्रिटिशों ने वादा किया कि वह चंबल नदी के दक्षिण में उनकी संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु।